हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का दारासर जीएस सेंटर में। जैसा कि आप लोग देखें कि आज मैथ का एग्जाम हुआ, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन जो है आए थे। स्टूडेंट ने धमाल मचा दिया। तो इस प्रकार 27 तारीख को जो है आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए मैं आपको 40 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसमें आपके लिए बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सेशन को कृपया करके शेयर कर दें और आप इन 40 क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लें। यदि पहला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है, क्योंकि परावर्तन के नियम में क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। तो यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा। तो इसमें ए का फर्स्ट का आंसर जो है आपका सी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो आप देखोगे कि जो है दर्पण में, कोई भी दर्पण हो, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, जो भी हो, तो जब वो दर्पण पर प्रकाश किरण जो है आपतित होती है, तो आपतित होने के बाद क्या होता है कि वो जो है उसके परावर्तन के बाद जो लौटती है, तो उसको जो है मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, तो उसको मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस। तो इसमें आपका जो है फोकस है वो हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी का मान क्या होगा? तो वक्रता त्रिज्या को क्या जानते हैं हम लोग? आर से सूचित करते हैं। ठीक है, आर से सूचित करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या का मान आपका जो है यहाँ पे 54 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी आपका जो है इसमें हो जाएगा, उसका आधा होता है। तो 54 का एफ बराबर आर बाई 2 होता है। तो दोस्तों ध्यान रखें कि यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी क्या होगी? तो 54 सेंटीमीटर मतलब इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू आर बाय 2। तो आर कितना है आपका? 54 सेंटीमीटर। तो 54/2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। F बराबर आर बाई 2। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि आपको वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध भी आ सकता है, रिलेशन। तो आप क्या लिखोगे? F इज इक्वल टू आर बाय 2। ये भी आपको मिल सकता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब जो है बनेगा। ठीक है, तो इस पे क्या होगा कि इसको फोकस पे रखेंगे, तो फोकस पे रखेंगे तो उसका जो है ना समान और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? आप ध्यान रखना कि अवतल दर्पण जो है ना काफी उपयोगी दर्पण होता है दोस्तों। तो इसमें क्या है, गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के हेडलाइट में, अपना चेहरा देखने के लिए और सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है ना कि आप देखोगे कि अवतल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर में नहीं होता है, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है, गाड़ी के हेडलाइट में, इसके बाद दाढ़ी बनाने में, सौर भट्टी में, सौर कुकर में। इन सभी को याद रखना। यदि ये क्वेश्चन आए तो आपको जो मैं बोल दिया इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? गाड़ी के हेडलाइट में, बी नंबर का इसका आंसर आपका हो जाएगा, बी नंबर का। ठीक है, बी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना है? ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, जब प्रकाश किरण एक माध्यम जैसे विरल माध्यम, ठीक है, हवा हो गया और इधर हो गया आपका पानी। ठीक है, तो इन दोनों माध्यम से, जब ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जब प्रकाश किरण जाती है तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। तो अभिलंब की ओर जब मुड़ जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान रखना। अगर एक्स्ट्रा से मैं बता देता हूं कि आपतित किरण या कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटती है तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? प्रकाश की चाल, अब देखना, ध्यान रखना कि प्रकाश की चाल जो है आपका सबसे अधिक किस में होगा? बर्फ है, किरोसिन है, वायु है और हीरा है। तो प्रकाश जो है ना सबसे अधिक जो है वायु में आपका गमन करेगा, वायु में। तो आपका आंसर 7 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका जो है वायु होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने पर उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें F और 2F के बीच में होगा। ठीक है, तब जाकर के उसका प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप ध्यान रखना कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर। 9 का आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अब ध्यान रखना, 9 का आंसर हो जाएगा आपका सी, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। इसको उल्टा के भी दे सकता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना कि डायोप्टर किसका मात्रक है। तो आप देखना पावर ऑफ लेंस। ठीक है, और लेंस की क्षमता क्या होता है? P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, P बराबर 1/f। इसका मतलब हुआ कि लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। इसको भी आप एक्स्ट्रा से ध्यान रख लेना, यदि आपको छोटा में आ जाएगा तो आप लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो जो इसका आवर्धन होगा वो 30 होगा। ठीक है, 30 होगा। मतलब इसको क्या है, आवर्धन के फॉर्मूला में आपको बैठा देना है। लेंस क्या होता है? M इज इक्वल टू -v/u। इस फॉर्मूला में आप बैठाओगे तो इसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? नेत्र के किस भाग में? इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र में किस भाग पर बनता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स दृष्टिपटल, जिसको हम लोग रेटिना भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना रेटिना भी आपका लिखा जा सकता है, तो दृष्टिपटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो आप ध्यान रख लेना, निकट दृष्टि दोष को जो है अवतल लेंस के चश्मे से उपयोग के द्वारा उसको दूर किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन मान के चलो, आपको निकट दृष्टि दोष की जगह आपने ये पढ़ के गया, आपको मिल गया दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष के लिए दूर, उसमें क्या है? उत्तल। दूर उ आता है, आप याद रखना, दूर से उ आता है तो उत्तल लेंस होगा। तो दूर में उत्तल लेंस, निकट में अवतल लेंस। निकट में अ आता है उसका लास्ट में उच्चारण, इसलिए अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? सामान्य नेत्र का दूर बिंदु, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रख लेना कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु, जब स्पष्ट दर्शन जो है, हम लोग स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को देख सकते हैं, वो है 25 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे दूर बिंदु इसमें आपका होगा अनंत। मतलब हमारी आंखों की जो रोशनी जितना दूर तक जाएगी उतना दूर तक हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए किस जैव प्रक्रम में हमें ऊर्जा मिलती है? ऊर्जा हम लोग को किसमें मिलता है? ऑप्शन है श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और संवहन। तो सबसे पहले संवहन नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा, उत्सर्जन में बाहर आता है। पाचन और श्वसन, जब हम लोग श्वसन करते हैं तो श्वसन तो ऐसे भी है, और जब भोजन का पाचन होता है इसके बाद ही हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। ये तो कॉमन सी बात है, आप आराम से समझ सकते हो। जब किसी चीज का पाचन होगा तब जान लेना कि आप जो है उसको आपको ऊर्जा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिसा से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि चिप्स की थैली में जो पैकेट होता है ना, उसमें जो जितने भी पैकेजिंग वस्तु होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस। ध्यान रखना, चिप्स की थैली, आलू का चिप्स हो, कुरकुरे हो, कोई भी हो, इनमें से जितने भी रहते हैं ना उनमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो ये जंग लगना जो है वो प्रतिक्रिया कर लेता है, उसे जुड़ते, तो ये संयोजन अभिक्रिया में अंतर्गत आता है जंग लगना से। ठीक है, जंग लगने से तो ये संयोजन अभिक्रिया होता है। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन मीन्स क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो इसमें जो कार्बन है, आप देखोगे ZnO, जिंक ऑक्साइड, और प्लस क्या है? C है। तो इसमें से क्या हुआ कि अब देखोगे ZnO को, तो कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है लेकिन इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो किसका उपचयन हो गया? तो इसमें आपका हो जाएगा बी नंबर का आंसर, कार्बन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कौन सा रासायनिक संतुलित
कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो आप ध्यान रखना, संतुलित हम लोग को देखना है। AgNO3 NaCl, तो इसमें क्या हो गया? NaNO3, ठीक है, NaCl। फिर है N2H2, 2 नाइट्रोजन, यहाँ 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 6 आ गया, ये रॉन्ग है। Na2SO4, तो इसमें NaCl, ये भी रॉन्ग है। देखो यहाँ पे क्या है, आप देखोगे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 ही है, ठीक है, क्लोरीन, ध्यान दो, ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक हो गया है इसमें। इसमें आप देख लेना थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है ना कि ये हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 और 1 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे देख लो आप हाइड्रोजन 2 ही है, तो ये रॉन्ग है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका, फर्स्ट ऑप्शन AgNO3 वाला, ये आपका 18 का ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रो, तो लोहा का क्या है? Fe, और हाइड्रोक्लोरिक HCl, तो Fe प्लस HCl डालेंगे तो किसी भी धातु को किसी अम्ल से प्रतिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये आप याद रख लेना कि धातुएं किसी अम्ल से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस देती है? तो हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस देती है, ये हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है। और तो आयरन क्लोराइड भी ये बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, दिए गए पदार्थ में कौन रंग सूचक की तरह व्यवहार करता है? रंग जो कलर वाला होता है, तो आप देखना लौंग नहीं होता है, लौंग तो महकता है, वो गंध वाला होगा। लिटमस, वेनिला और क्या है? प्याज, ये गंध वाला सब है, वेनिला भी प्याज भी गंध वाला है, बट लिटमस जो है लाल और नीला रंग का होता है, तो इसमें लिटमस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखना लिटमस होगा इसका। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप जानते हैं किसी का हड्डी टूटता है तो किसका उपयोग होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला इन चारों में से कौन है? ये कैल्शियम सल्फेट है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, और CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये आपका जो है किसका फॉर्मूला है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो 21 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर जिप्सम बोलेगा तो ये है जिप्सम का फॉर्मूला, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? नेक्स्ट वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे डाल दिया, तो ये आंसर 21 का सी और 22 का भी सी होगा, दोनों वही सेम क्वेश्चन है। दिए गए समीकरण में से कौन सी अभिक्रिया हो रही है? आप देख लो, अभिक्रिया H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या बन गया? H2O, तो ये क्या हो गया? संयोजन हो गया। तो नेक्स्ट, जब दो चीज मिलकर बनता है तो संयोजन होता है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर नए यौगिक का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो ये आपका हो गया संयोजन। नेक्स्ट है, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला, खट्टे फल में एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जैसे एसिटिक अम्ल। फिर नेक्स्ट है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल किसमें मिलता है? लैक्टिक अम्ल किसमें मिलता है? दही में। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें मिलता है? टमाटर में। और ये जो सिट्रिक अम्ल है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है, नींबू हुआ, संतरा हुआ, इसमें आपको मिलेगा सिट्रिक अम्ल, ठीक है, सिट्रिक अम्ल। तो ध्यान रखना, एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में, तो आप लिखना सिट्रिक अम्ल, ठीक है, सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? ध्यान रखो, विलयन अंडे के पीसे हुए, तो अंडा का जो कवच है, खोखला है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को बोलता है कि उससे अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो चूने के पानी को दूधिया कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आप ध्यान दोगे, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपका प्रतिक्रिया करने के बाद ये चीज बनता है, ठीक है, दूधिया करते तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। नेक्स्ट है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। आप ध्यान रखना, एक ट्रिक है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच संबंध क्या होगा? आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं, आप याद रखना, अनिल, अनिल, ठीक है, अनिल। अनिल में क्या? अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। अम्ल नीला को लाल करता है, अम्ल नीला को लाल करता है, अनिल याद रखने से अम्ल नीला को लाल करता है। तो जब अम्ल नीला को लाल करता है, इसका मतलब क्षार लाल को नीला करता है। तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन, कोई विलयन नीला लिटमस को लाल करता है, नीला को लाल करता है, अनिल वाला में हो गया, इसका मतलब ये क्या? अम्ल है। तो अम्ल का पीएच मान आप जानते हो कि 7 से कम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 7 से कम कौन है?
2, ये वाला हो गया सी नंबर। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो है इसमें आपको 26 का जो आंसर होगा वो सी नंबर का होगा। तो ये जो है ना 7 तो है उदासीन का होता है, तो 7 से कम कौन है इसमें, 2 है, तो ये आंसर हो जाएगा। अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है, अमीबा, तो इसमें होगा खाद्य रिक्तिका, खाद्य दानी भी उसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना जो अमीबा के बारे में आएगा तो ये खाद्य रिक्तिका, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पाचन क्रिया में अमाशय में कौन सा प्रोटीन पाचन करता है, तो इसमें आपका ये हो जाएगा पेप्सिन, पेप्सिन हो जाएगा, पेप्सिन, ये सी नंबर का होगा पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी संभोजी पोषण होता है, प्राणी संभोजी। ठीक है, प्राणी संभोजी मतलब क्या होता है, वो जीवों को ही खा जाता है, तो इसमें आपका ये हो जाएगा अमरबेल, अमरबेल। ठीक है, जिसको घटपर्णी या पीचर प्लांट भी बोलते हैं, अमरबेल, तो इसमें ये प्राणी संभोजी का एक उदाहरण है। ध्यान रखना 29 का अमरबेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं या कोष्ठ होते हैं, कोष्ठ के जगह में दोस्तों आप ध्यान रखना कि वेश्म भी लिख सकता है। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 होते हैं, ये 4 होगा, 4 लास्ट वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 निलय और 2 अलिंद होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है, क्षारीय कौन बनाता है क्षारीय, तो क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कनिकाएं एवं पित्त। तो इसमें आपका जो होगा ये पित्त होगा, पित्त। ठीक है, ये इसको क्षारीय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, जिस प्रकार जो सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका, तो उत्सर्जन तंत्र की जो वो वृक्क होता है ना, तो उसमें उसको उसकी जो इकाई है क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, वृक्काणु होगा इसमें, वृक्काणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है। आपको ऑप्शन देखो, जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरी मुखी गति में सहायक। दूसरा ऑप्शन है, यह पौधों में ताप का नियमन करता है, ये तो बिल्कुल करता है। यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है, ये भी सही है। यह भोजन का संवहन करता है, ये आपका जो है फर्स्ट का भी होगा, थर्ड थर्ड सेकंड थर्ड तीनों होगा, बट ये भोजन का संवहन नहीं करता है। कौन, जाए, वाष्पोत्सर्जन से उसका कोई लेना देना नहीं है भोजन का संवहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है, आम, पपीता, सरसों और गुड़हल। तो आपका इसमें गुड़हल का हो जाएगा, गुड़हल एक लिंगी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनन को, तो ये मुकुल आप देख रहे हो ना, मुकुल, मुकुल, ये सब मुकुल, तो ये इसमें जो हो जाएगा मुकुलन हो जाएगा, मुकुल देख करके आप मुकुलन लगा देना। ठीक है, ध्यान रखना है। लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है, लड़कों में यौनाक्षर में, तो इसमें आपको जो है ना यौवन अवस्था, जो युवा अवस्था में जो हार्मोन लड़कों में पाया जाता है, ये आपका हो जाता है 36 का आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, और स्त्रियों में जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है। ध्यान रखना, लड़कों में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, ये ए नंबर का होगा, 36 का ए, टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग है, आप ध्यान रखना, मादा जनन तंत्र, गर्भाशय ये मादा जनन तंत्र है, सब जानते, कॉमन बात है। शुक्रवाहिनी, ध्यान रखना, ये है मूत्रवाहिनी, और ये है आपका मूत्रवाहिनी फर्स्ट में है, सेकंड में शुक्रवाहिनी, गर्भाशय और शुक्राशय। इसमें कौन जो है आपका मादा जनन तंत्र का भाग है, आप देखोगे कि मूत्रवाहिनी, ये मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, गर्भाशय और शुक्राशय, ये जो शुक्राशय पुरुष का है, गर्भाशय पुरुष का है क्या, नहीं है ना, गर्भाशय तो किसमें है, स्त्री में। तो ये मैं बोलता है मादा जनन तंत्र का भाग कौन है, मादा जनन तंत्र का भाग है, तो क्या होगा, गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं, सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है, अब बताओ सौर ऊर्जा से कौन उत्पन्न नहीं होता है, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव मात्रा। तो आप ध्यान रखना, पवन ऊर्जा जो है ये सौर ऊर्जा से रिलेटेड है, नाभिकीय ऊर्जा भी, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव मात्रा। ठीक है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है इससे सौर ऊर्जा से कोई लेना देना इसका नहीं है, सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा ये अलग नाभिकीय रिएक्टर में होता है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय, जिसको हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हुआ
आपका सौर ऊर्जा। पेट्रोल खत्म हो सकता है, सीएनजी खत्म हो सकता है, कोयला खत्म हो सकता है, लेकिन सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा। तो इसका आंसर डी नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। जैव मात्रा कौन सा, आप आराम से समझ सकते हो, ये क्वेश्चन आ सकता है पक्का कि लकड़ी जीव से प्राप्त होता है, आप जानते हो। गोबर गैस, ये भी जीव से प्राप्त होता है, ठीक है, गोबर गैस। अब नेक्स्ट है कोयला भी पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है इससे कोई जीव से लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल अलग टाइप का है। तो इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं जो मैथ का सजेशन दिया था उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, लगभग 99% क्वेश्चन जो है ना टच कर गया था। यदि आपको विश्वास ना हो, बिलीव ना हो, तो मेरे इस चैनल में डिस्क्रिप्शन में जो भी वीडियो हो उनको आप ओपन करके देख सकते हैं। उसमें आपको जो है आपका सारा क्वेश्चन मैच कर जाएगा और आपको जो है ना इसी टाइप से नेक्स्ट जो है मैं फिर से इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।